हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइनक्राफ्ट कॉमर्स। आज हम पीजीटी कॉमर्स 2018 के एग्ज़ाम के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप उधर जाके फॉलो कर सकते हैं। 2014 एंड 21 दोनों के पीवाईक्यू अवेलेबल हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द मैनेजमेंट ग्रिड एज अ टूल फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन? किसने डेवलप किया था मैनेजमेंट ग्रिड को एज अ टूल ऑफ इवैल्यूएशन? ऑप्शन ए हैरल्ड कून्स एंड सिरिल ओडोनेल, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन मुटॉन, ऑप्शन सी एल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन डी पीटर एफ ड्रकर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट ब्लेक और जेन मुटॉन। उन्होंने डेवलप किया था मैनेजमेंट ग्रिड। कुछ ऐसा था जिसमें 5 डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल थे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या था? एक साइड था कंसर्न फॉर पीपल और इधर था कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, और अलग अलग स्टाइल थे, कंट्री क्लब मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट, इम्प्रोवाइज मैनेजमेंट और प्रोड्यूस और पैरिश मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इमर्जिंग चैलेंज for an HR manager in the contemporary context? Option A globalization, option B management of various culture issue of employee, option C payroll management, option D matching various employee expectation with the career path. Which among the following is not बोला है उन्होंने, not an emerging challenge for HR manager अभी के टाइम पे कंटेम्प्रेरी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पेरोल मैनेजमेंट। पेरोल मैनेजमेंट डील करता है एम्प्लॉयज़ की सैलरी, उसके अलाउंस, उसके डिडक्शंस, ग्रॉस पे, ये सब चीज़ें आ जाती हैं उसमें। तो ये दिस इज़ नॉट एन एमर्जिंग चैलेंज फॉर HR मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म SEZ स्टैंड्स फॉर? ऑप्शन ए सोशल इकोलॉजिकल जोन, ऑप्शन बी सोशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन सी सोशल एनवायरमेंटल जोन, ऑप्शन डी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। SEZ की फुल फॉर्म क्या होती है? इसका करेक्ट आंसर है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें बिजनेस और ट्रेड लॉज आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। उस पर्टिकुलर जोन के अंदर जो लॉज हैं वो डिफरेंट होते हैं। SEZ आर लोकेटेड विद इन द नेशनल बाउंड्री, पर उसमें लॉज डिफरेंट होते हैं। इसका एम होता है ट्रेड बैलेंस को इंक्रीज करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना, जॉब क्रिएशन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following does not form a primary part of the general function area of human resource management? इनमें से कौन सा does not form बोला इसमें primary part of general function area of human resource management? Option A measuring performance and developing employee potentials, option B determining and staffing for employment need, option C anticipating and coping with organizational change, option D taking care of quality while procuring raw material। कौन सा HR मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन नहीं है? आपको क्लियर दिख रहा होगा, रॉ मटेरियल। तो ये टेकिंग केयर ऑफ क्वालिटी वाइल प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल,
यही आंसर है। एचआर मैनेजमेंट के फंक्शनल एरियाज क्या क्या होते हैं? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, वर्क प्लेस सेफ्टी, लेबर रिलेशंस, एम्प्लॉय कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, एम्प्लॉयमेंट लॉ, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का टूल नहीं है। ऑप्शन ए ट्रेंड एनालिसिस, ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, ऑप्शन सी फंड फ्लो एनालिसिस, ऑप्शन डी रेशियो एनालिसिस। इनमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का टूल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, फिर फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं? तो होती है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, दूसरी कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड रेशियो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग वर्किंग कैपिटल, फंड फ्लो एनालिसिस, और कैश फ्लो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है इन अ डैश स्टेटमेंट ईच अकाउंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ सेल्स। किस स्टेटमेंट में ईच अकाउंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज? ऑप्शन ए फंड फ्लो, ऑप्शन बी लिक्विडेटर्स, ऑप्शन सी कॉमन साइज, ऑप्शन डी कैश फ्लो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। ये एक फाइनेंशियल एनालिसिस का टूल है। इसमें ईच आइटम इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ सेल्स या रेवेन्यू, उसके बेसिस पे परसेंटेज में कैलकुलेट करके शो करते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म LPG इन अ बिजनेस एनवायरमेंट स्टैंड्स फॉर। ये तो आपको आता होगा। ऑप्शन ए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन बी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ऑप्शन सी लॉस पर ग्राम, ऑप्शन डी लोकलाइजेशन, प्रमोशन एंड जियो एक्सट्रिकेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन 1991। इसका प्राइमरी एम था इंडियन इकोनॉमी को फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कंडक्टेड इन द 1920s बाय वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी located at Chicago is popularly known as? Option A Michigan study, option B Hawthorne study, option C California study, option D Detroit study। कौन सी ह्यूमन बिहेवियर पर जो स्टडी थी जो कंडक्ट की गई थी 1924 से कब तक? 1932 तक, बाय वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी लोकेटेड एट शिकागो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हॉथरॉन स्टडी। ये स्टडी ह्यूमन बिहेवियर पे की गई थी। इसमें लोगों के इंटरव्यू लिए गए, एनवायरनमेंट जो वर्क प्लेस है उसको चेंज करने पर, जैसे लाइटनिंग इम्प्रूव करने पर क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, वो सब चेक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ Henry Fayol's 14 Principles of Management depicts the phrase a place for everything and everything in its place? ये फ्रेज कौन से प्रिंसिपल के लिए हम यूज कर सकते हैं? 14 प्रिंसिपल्स में से a place for everything and everything in its place, हर चीज के लिए जगह हो, हर चीज अपनी सही जगह पर हो। ऑप्शन ए ऑर्डर, ऑप्शन बी यूनिटी ऑफ कमांड, ऑप्शन सी इक्विटी, ऑप्शन डी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर।
ठीक है, इस वर्ड से ही आप याद कर लेना इसको कि हर चीज के लिए जगह हो और हर चीज अपनी जगह पर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। राजन और साजन ने स्टार्ट करा बिजनेस 1 जनवरी 2017 को विद कैपिटल ऑफ 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। तो राजन के 30 हो गए और साजन के 20,000 हो गए। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, साजन को हर महीने सैलरी मिलेगी 500 रुपये की, साजन को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वाइल द इंटरेस्ट टू बी अलाउड कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है दोनों पार्टनर्स को, और रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा 5:3 के रेशियो में। आफ्टर 31 दिसंबर 2017 फर्म को प्रॉफिट हुआ कितना, 25,000 का। ड्यूरिंग द ईयर राजन और साजन उन्होंने विड्रॉ करे थे 8,000 और 10,000। बताना है कि कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ राजन एंड साजन एज्यूमिंग प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट हो गया दोनों के कैपिटल अकाउंट में। अच्छा देखो, यहाँ पे सबका अमाउंट अलग अलग दे रखा है ना, तो आप एक को भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। फिर भी दोनों का करते हैं, राजन और साजन। सबसे पहले दोनों का कैपिटल, तो राजन का कैपिटल था 30,000, साजन का हो गया 20,000। ठीक है, सैलरी साजन को मिली, कितनी मिली, 6,000, 500 इंटू 12। अच्छा मैं लिख देता हूँ, ये कैपिटल हो गया, ये सैलरी हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, 30,000 पे 1,800 रुपये हो गया, और इसका हो गया 1,200 रुपये। और क्या रह गया, ठीक है इतना तो हो गया। अच्छा ये 6,000 रुपये सैलरी के प्रॉफिट में से निकल गए, और ये 3,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के निकल गए। तो 25,000 था टोटल प्रॉफिट, 25,000 में से 9,000 तो ये निकल गए, तो बच गए 16,000 रुपये। 16,000 जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट 5:3 के रेशियो में 16,000, तो ये 10,000 इसके पास आ गए और 6,000 इसके पास आ गए। ठीक है, इन सब का टोटल करेंगे, ये आ गया 41,800 और इसका आ गया 33,200। अब इसमें से उन्होंने विड्रॉ भी करें, 8,000 इसने निकाल लिए और इसने 10,000 निकाल लिए, तो इसके हो गए 23,200 और इसके बच गए, माइनस करा, ये विड्रॉ किया हुआ, तो इसके हो गए 33,800। ठीक है, 41,800 से 8,000 माइनस कर देंगे तो 33,800 आ जाएगा। तो देखो 33,800 इसमें है और 23,200 इधर, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्टिंग टेक्निक इज सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिस्किट ऑफ सिमिलर डिस्क्रिप्शन फॉर बिस्किट कंपनी थ्रू आउट द ईयर। कौन सी कॉस्टिंग टेक्निक बेस्ट रहेगी बिस्किट कंपनी के लिए, सिमिलर डिस्क्रिप्शन के साथ वो बिस्किट प्रोड्यूस कर रही है। ऑप्शन ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑप्शन सी बैच कॉस्टिंग, ऑप्शन डी प्रोसेस कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बिल्डिंग के लिए होता है, बिल्डिंग बनाना है, ब्रिज बनाना है। प्रोसेस कॉस्टिंग जिसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बैच कॉस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following Henry Fayol's 14 principle of management depict the phrase one head one plan? नाम से ही समझ जाएंगे वैसे आप। ऑप्शन ए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑप्शन बी यूनिटी ऑफ कमांड, ऑप्शन सी ऑर्डर, ऑप्शन डी इक्विटी। आपने नोट किया होगा तो हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल आपको याद करने हैं, इसमें से क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आया है। एक साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने डेवलप किया था, पीटर ड्रकर कौन है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या होगा कि ऑल द एक्टिविटीज़ विच हैव सेम ऑब्जेक्टिव वो एक ही मैनेजर के अंडर होगी और उसके पास एक सिंगल प्लान होना चाहिए उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, देखो आ गया क्वेश्चन। हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? ऑप्शन ए डेविड रिकार्डो, ऑप्शन बी एफ.डब्ल्यू. टेलर, ऑप्शन सी एल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन डी हेनरी फेयोल। ये सब आप नाम पढ़ना, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर एल्टन मेयो कैन राइटली बी कैटेगराइज एज अ ऑप्शन ए लेजेंडरी लीडर, ऑप्शन बी रिलीजियस गुरु, ऑप्शन सी फिजिकल साइंटिस्ट, ऑप्शन डी बिहेवियरल साइंटिस्ट। एक तो आप ये नाम याद रखना, एल्टन मेयो। अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन आया था, हॉथरॉन स्टडीज या हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट, इन्होंने ही किया था। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट किस पे था? ह्यूमन बिहेवियर पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिहेवियरल साइंटिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है मिस्टर अंबानी वांट्स फुली कस्टमाइज्ड प्राइवेट जेट। वो अपने प्राइवेट जेट को कस्टमाइज कराना चाहते हैं। विच मस्ट हैव अ बिग डाइनिंग लॉन्च। वो चाहते हैं कि उसमें एक डाइनिंग लॉन्च होना चाहिए इन इट, अनलाइक अदर एयरक्राफ्ट। ही ऑफर द कॉन्ट्रैक्ट टू लुफ्ट ड्रीमलाइनर फॉर मैन्युफैक्चरिंग। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया लुफ्ट ड्रीमलाइनर को प्राइवेट जेट कस्टमाइज करने के लिए। विच कॉस्टिंग प्रिंसिपल शैल द कंपनी यूज टू मैन्युफैक्चर द सेड एयरक्राफ्ट फॉर मिस्टर अंबानी। कौन सी कॉस्टिंग टेक्निक यूज होगी? ऑप्शन ए जॉब कॉस्टिंग, ऑप्शन बी बैच कॉस्टिंग, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ऑप्शन डी प्रोसेस कॉस्टिंग। अगर आपने कभी अपनी स्कूटी या बाइक सर्विस कराई होगी तो उसमें क्या होता है, एक सर्विस चार्ज होता है। ठीक है, सर्विस चार्ज हो गया। उसके बाद उसमें जो एक्स्ट्रा काम कराना है, जैसे वायर चेंज करानी है, कोई वायर चेंज करानी है, कोई बल्ब चेंज कराना है, ठीक है, अलग से चेन ल्यूब करानी है ना, तो एक जॉब शीट बनती है। ठीक है, वो हर कस्टमर के बेसिस पे बनती है। जैसे प्रिंटिंग भी आप कराते हैं, प्रिंटिंग में क्या होगा, पेपर कितना मोटा चाहिए, कितना जीएसएम का पेपर चाहिए। ठीक है, फिर कलर चाहिए या फिर ब्लैक एंड वाइट चाहिए, अच्छा डिजिटल चाहिए या फिर ऑफसेट प्रिंटिंग चाहिए। तो ऐसे करके एक पर्टिकुलर प्रिंटिंग की भी जॉब शीट बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कस्टमर के बेसिस पे हर वर्क किया जाएगा तो उसकी अलग से कॉस्टिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज देयर आर टू पार्टनर्स, ए और बी दो पार्टनर हैं। ए ब्रिंग 2 लाख रुपीज वाइल बी ब्रिंग 1 लाख, ठीक है, एज अ कैपिटल। ए इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द बिजनेस वाइल बी इज नॉट एट ऑल कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट, वो नहीं इन्वॉल्व हो रहा एक्टिवली। द P&L अकाउंट रिवील अ प्रॉफिट ऑफ 30,000, उस साल 30,000 का प्रॉफिट हुआ। हाउ विल द प्रॉफिट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी? पर इधर एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में क्या होता है? ऑप्शन ए को मिलेंगे 30,000, बी को कुछ नहीं मिलेगा। ऑप्शन बी, ए को मिलेंगे 10,000, बी को मिलेंगे 20,000। ऑप्शन सी, ए को मिलेंगे 15, बी को भी मिलेंगे 15। ऑप्शन डी, ए को मिलेंगे 20,000 और बी को मिलेंगे 10,000। अगर आपको याद होगा तो पार्टनरशिप डीड जब एब्सेंट होती है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है 1:1 के रेशियो में। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट
1932 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी 15,000 एंड 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुटिंग अ राइट मैन in the right job according to his qualification and ability is called as। right person को right job दी, qualification और ability के basis पे, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए रिक्रूटिंग, ऑप्शन बी कंट्रोलिंग, ऑप्शन सी स्टाफिंग, ऑप्शन डी सिलेक्टिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रिक्रूट मत लिख देना। स्टाफिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हायरिंग एलिजिबल कैंडिडेट, राइट मैन एट राइट जॉब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी अलाउ अ फर्म टू एक्सेल ओवर कॉम्पिटिटर बाय ऑफरिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज एट लीस्ट कॉस्ट। कम से कम कॉस्ट पे प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं लीस्ट कॉस्ट पे, उस स्ट्रेटेजी को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए प्रमोशनल लीडरशिप, ऑप्शन बी कॉस्ट लीडरशिप, ऑप्शन सी मार्केट लीडरशिप, ऑप्शन डी प्लेस लीडरशिप। उस स्ट्रेटजी को बोलते हैं ऑप्शन बी कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया था? माइकल पोर्टर। ठीक है, कॉस्ट लीडरशिप इज एस्टेब्लिशिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज by having a lowest cost of operation, lowest price पे ऑफर कर रहा है। ठीक है, लोएस्ट कॉस्ट पे ऑफर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्सन हु विदाउट बीइंग अ रियल पार्टनर सो बिहेव्स एज टू लीड अदर टू बिलीव हिम टू बी अ पार्टनर। एक पर्सन है, वो रियल पार्टनर नहीं है, पर वो ऐसे बिहेव कर रहा है कि वो पार्टनर है, उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए पार्टनर बाय स्टॉपल, ऑप्शन बी डोमेंट पार्टनर, ऑप्शन सी सब पार्टनर, ऑप्शन डी स्लीपिंग पार्टनर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पार्टनर बाय स्टॉपल। जब पर्सन ऐसे बिहेव करे जैसे कि वो ही पार्टनर है पर असली में वो पार्टनर नहीं होता। एक और होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। वो क्या होता है? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है? सपोज ए पार्टनर नहीं है, हाँ, बी कंपनी का मेंबर है। अब ये बी किसी थर्ड पार्टी को बोल रहा है कि ए पार्टनर है। इसको पता है कि बी ऐसा बोल रहा है कि ये पार्टनर है और ये नोइंगली अलाउ कर रहा है कि बोलने दो, चलो बी बोल रहा है बोलने दो। इस पार्टी को, थर्ड पार्टी को लग रहा है कि ये भी पार्टनर है पर असली में ये पार्टनर नहीं है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, कि असली में ए पार्टनर नहीं है, बी पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा है ए को और ए अलाउ कर रहा है उसको। ठीक है, डोरमेंट पार्टनर जो इनएक्टिव होता है और स्लीपिंग पार्टनर को ही डोरमेंट पार्टनर बोला जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं कोशिश करूंगा कि आज ही दूसरी वीडियो भी डाल दूं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।